Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. I am Manvendra Singh Magat. In the series of administrative thinkers in public administration optional, we are going to meet today Mr. Chester Irwin Bernard. Mr. Chester Bernard, जिनको father of social system of school भी कहा जाता है. Let's get a quick intro that he was born in Massachusetts, USA in 1886. हार्वर्ड में इन्होंने स्टडी की जो 1909 में कंप्लीट करते हैं. हालांकि इन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली थी बट ही कुडंट ऑब्टेन अ डिग्री ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स. तो एक तो साइंस में मास्टरी अचीव नहीं कर पाए थे और दूसरा केमिस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे. टेक्निकल ग्राउंड पर इनको डिग्री नहीं दी गई, लेकिन इनके वर्क की वजह से आने वाले समय में इन्हें ढेरों ऑनरेरी डिग्री से नवाजा जाएगा. जब डिग्री ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं डिजायर्ड सब्जेक्ट में तो फर्दर इकोनॉमी और गवर्नमेंट की स्टडी शुरू करते हैं और साथ ही 1909 में ही एक बेल टेलीफोन कंपनी के अंदर स्टैटिशियन की जॉब ये ज्वाइन कर लेते हैं पेंसिल्वेनिया. इसी कंपनी में फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिशियन ही रोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इन 1928 और 1948 में रिटायर होने तक ये इसी बेल टेलीफोन कंपनी के प्रेसिडेंट के तौर पर रहे. तो एक तो लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, स्टैटिस्टिशियन से लेकर प्रेसिडेंट तक का सफ़र और उस पोस्ट पर बने रहने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इनके पास है. देन आफ्टर रिटायरमेंट ये रॉकफेलर फाउंडेशन है इसके चेयरमैन रहे और नेशनल साइंस फाउंडेशन के भी चेयरमैन रहे हैं. इसी के साथ साथ बहुत सारा वॉलंटरी पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस भी इन्होंने की है, मतलब गवर्नमेंट को भी सर्व किया है डिफरेंट अदारों में. जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही सर्व्ड इन प्रेसिडेंट यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देन नेशनल वॉर फंड, एटॉमिक एनर्जी कमेटी एंड ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च. तो ये जो सारा रिसर्च वर्क है, जो डिफरेंट कंसल्टेंसी वर्क आप कह लीजिए, वहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट अदारों के लिए भी काम किया है. और साथ ही 37 सेलिब्रेटेड पेपर्स हैं इनके, मैनी ऑनरेरी डिग्री से इनको नवाजा गया जैसे हम बात कर रहे थे. और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर, दैट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव. नाउ इफ वी कम टू the contribution of the Bernard to administrative theories. Now Chester Irwin Bernard, again a seminal writer, जो कि एक प्रोफोलिक थिंकर के तौर पर जाने जाते हैं, ना सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि मैनेजमेंट में भी, सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी. तो फिर हम जो इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे फोकस एरिया के अंदर, वो होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इनका योगदान है, जो सोसाइटी में या मैनेजमेंट में वो भी एक बड़ा एरिया ऑफ वर्क इनका रहा है. नाउ वी विल बी फोकसिंग, इनका जो थ्योरीज हैं दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एज कोऑपरेटिव सिस्टम. ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम है जो डेलिब्रेट कोऑपरेशन होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली वो वजूद में नहीं आती है, बल्कि टोटल सिचुएशन को देखते हुए ह्यूमंस आपस में कोऑपरेट करते हैं, तब कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है. देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो फॉर्मल रिलेशंस होंगे, हायरार्कीज होंगी, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का एक जो रिलेशन है वो कायम किया जाएगा. साथ ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इससे पहले एल्टन मायो की स्टडी में हम पढ़ चुके हैं, दोस्तियां, पीयर ग्रुप, सेम लाइक माइंडेड लोगों का एक जमावड़ा, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन. और फिर अथॉरिटी के ऊपर इन्होंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक थियरी ऑफ अथॉरिटी और दूसरा फिक्शन ऑफ अथॉरिटी. इसको अंडरस्टैंड करेंगे. साथ ही सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन में इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन को सबसे अहम पाया है और कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी फोकस किया है. एंड फाइनली द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. कौन कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं. नाउ लेट्स ब्रिंग इट ऑन टू द वेरी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एज कोऑपरेटिव सिस्टम. ना ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम, एक तो ये सोशियोलॉजिकल टर्म के अंदर बात की जा रही, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकलकर और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी समझते हैं. तो यहाँ पर बर्नार्ड साहब कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो स्पॉन्टेनिटी के साथ नहीं आती. पहली बात, जो पहले क्लासिकल थिंकर कहते थे कि ह्यूमन एलिमेंट तो मिसनॉमर है और आप बाकी स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, वो नहीं है. जैसे हमने पहले भी क्लासेस के अंदर बात की है, वो चाहे एल्टन मायो के बारे में हो या एम्पी फॉलेट के बारे में हो, कि जो ह्यूमन है ये ऑर्गेनिकली ही इस तरह से बिल्ड है कि ह्यूमन लव्स एसोसिएशन, ह्यूमन लव टू गेट एसोसिएटेड. नो ह्यूमन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैव एवर लिव्ड इन आइसोलेशन. वी वर ऑल्सो लिविंग in
द ट्राइब्स, देन कम्युनिटी, देन सोसाइटी। तो एक तो आइसोलेशन पसंद नहीं है, वी लव टू कम्युनिकेट, वी लव टू एसोसिएट। अब इसके आगे चलते हुए बर्नार्ड साहब कहते हैं कि ये जो एसोसिएशन है, ये जो एसोसिएशन आपका कोई किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, ये भी कोई स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। ये नहीं कि बस अपने आप ये एसोसिएशन बनती चली जाती हैं, बल्कि ह्यूमन आपस में कुछ अपने बेनिफिट्स, कुछ अपने लॉस को कैलकुलेट करते हैं और एक टोटल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और फिर टोटल सिचुएशन को देखते हुए, हैविंग एनकाउंटर्ड विद द टोटल सिचुएशन, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। भाई एक आमतौर पे हम ही से सवाल पूछा जाता है जब हम इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज का, कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो आप वो तैयार करके भी लेके जाते हैं ना जवाब, जिसमें बहुत सारे आप पॉइंट्स बताते हैं कि सर सोसाइटी की सेवा करेंगे, वी विल बी हैविंग द अथॉरिटी, सर मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी उनको प्राउड फीलिंग दे पाऊंगा, खुद के लिए एक बेहतर जीवन। ये कंप्लीट आंसर के तौर पर हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारे जवाब हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी टोटल सिचुएशन के एनालिसिस के बाद उस सिविल सर्विस से आपके जुड़ने का निर्णय बताती है। तो ये स्पॉन्टेनियस तो ना हुआ ना, ये तो डेलिब्रेट एसोसिएशन है। तो चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है। टोटल सिचुएशन को आप काउंटर कर रहे हैं कि सोशल प्रेस्टीज भी मिलेगी, जो मेरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ये भी मैं प्रिजर्व कर पाऊंगा, और इसके अलावा देश की सेवा भी मैं कर पाऊंगा। तो एक टोटल सिचुएशन को आप इमेजिन करते हैं। ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। प्राइवेट कंपनी आप ज्वाइन करें तो देखते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितना है, एमएनसी है तो ग्लोबल प्रेजेंस कितना है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, मेरी कितनी ग्रोथ हो पाएगी। इन सब टोटल सिचुएशन के बाद आप कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हैं। स्पॉन्टेनिटी कुछ नहीं है यहाँ पर, कैलकुलेटेड हैं चीज़ें। समाज की तरफ आ जाइए, इंडियन मैरिजेस अगर हम देखें तो वो जुमला तो आपने सुना ही होगा ना, कि कहते हैं कि जो शादी है ये दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। जब आप ये एक सिंगल लाइनर चीज़ कह रहे हैं और मैरिज को डिफाइन कर रहे हैं कि सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इस एक लाइन के थ्रू? आप ये समावेशी लाइन है, इसमें आप परिवारों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, जो जाति बैकग्राउंड है या धर्म बैकग्राउंड है, रवायतें हैं, उन सबको शामिल कर रहे हैं कि दो परिवारों का मिलन है। यू आर सीइंग द टोटल सिचुएशन। उससे एनकाउंटर होने के बाद आप मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, तब ये एसोसिएशन आप बिल्ड कर रहे हैं। सो टू द सोसाइटी, टू द प्राइवेट सेक्टर, टू द गवर्नमेंट, जब भी कोई एसोसिएशन बनती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो ये कोऑपरेटिव बेसिस पे लोग डेलिबरेटली कोऑपरेट करते हैं और टोटल सिचुएशन से एनकाउंटर करके ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है। नाउ वी कम टू फर्दर कि आखिर ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो कोऑपरेटिव बेसिस है, ये क्यों बना रहे हैं लोग, आपस में एसोसिएट करते क्यों हैं? तो देखिए, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बर्नार्ड साहब कहते हैं कि किसी भी ह्यूमन का, या बाकी अगर ह्यूमंस कह लें इन क्लब टुगेदर भी, तो लिमिटेशंस बहुत हैं। ह्यूमंस के साथ बहुत सारी लिमिटेशंस अटैच हैं, जिससे जो ह्यूमन के गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएगा एक अकेला व्यक्ति। अब दो तरह की लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे एक तो मोस्टली बायोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं कि एक आदमी की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, या फिर जो उसकी प्रेजेंस हो सकती है, एक वक्त पर एक ही जगह हो सकती है, मल्टी जगहों पर या बहुत सारी जगहों पर एक व्यक्ति एक बार में नहीं प्रेजेंट हो सकता। ये उसकी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस है। उसकी सोचने की शक्ति, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी डिसीजन मेकिंग एक पर्सन की लिमिटेड है। तो एक तो बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, और इसके अलावा ह्यूमंस की जो लिमिटेशंस हैं वो बाकी लिमिटेशंस हैं, सोशल लिमिटेशंस, फिजिकल, टेम्पोरल मींस टाइम, और टेक्नोलॉजिकल, इस तरह की लिमिटेशंस हैं। अब कोई भी अगर आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए ये आपकी बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल हैं, लिमिटेशंस हैं। इन ऑब्स्टेकल से पार पाने के लिए आप एकता की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, संगठन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि चलिए एक दिमाग जहां काम करेगा उसकी डिसीजन मेकिंग अगर लिमिटेड है, तो अगर 10 दिमाग हो जाएंगे तो शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी के पास यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसी के पास ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए वक्त ज़्यादा होगा, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड होगा। तो इस तरीके से आप अपनी लिमिटेशंस की बाधाओं को पार करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली बिल्ड करते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एक तो मैरिज का ही एग्जाम्पल है। सो अगर
रिप्रोडक्शन करना है, वो या इंडियन सोसाइटी की बात कर लें, ख़ानदान का नाम आके लेके जाना है, तो आपको मैरिज रिलेशंस, पारिवारिक रिश्ते बढ़ाने होंगे। एक ये एग्जाम्पल हो सकता है सोशियोलॉजिकल टर्म के अंदर। आए पॉलिटिकल साइंस में चलते हैं, डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी अल्टीमेटली। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अगर आप गांव की बात करें तो एक व्यक्ति की लिमिटेशंस हैं। गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी खेती भी करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, शहर जाकर बीज लाकर वो सारे काम भी कर रहे हैं। अब वो एक अकेला व्यक्ति, वो शायद गांव भर को साफ ना कर सके, गांव की गवर्नेंस ना चला सके, गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य ना ला सके, जो उसके भी घर को बेनिफिट करेगा। तो फिर इन्हीं बाधाओं से पार करने के लिए लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर अपनी पंचायत चुन लेते हैं। इन्हीं लिमिटेशन से बाहर निकलने के लिए टोटल सिचुएशन को एनकाउंटर करते हुए कि गांव में स्वास्थ्य भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सड़क भी चाहिए साहब, स्ट्रीट लाइट भी चाहिए अब तो इन सारी टोटल सिचुएशन से एनकाउंटर करते हैं। और अकेला अकेला कहता है यार हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो ऐसा करते हैं आपस में से चुन लेते हैं एक पंचायत, और हमारे बिहाफ पे वो पंचायत काम करेगी। तो ये भी क्या एग्जांपल है, ये भी डेलिब्रेटिव कोऑपरेटिव एसोसिएशन का, तब पंचायत जैसी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। अब इसी एग्जांपल को आप चाहें स्टेट लेजिस्लेचर पे फिट करें, चाहें लोकसभा राज्यसभा पे फिट कर लीजिए। डेलिब्रेट एसोसिएशन, लोग अपने बिहाफ पर कुछ लोग चुन रहे हैं, ये टोटल सिचुएशन को एनकाउंटर करते हुए चुन रहे हैं। सो हम समझ चुके हैं कि लिमिटेशंस का क्या रोल है। और इसमें याद रखें, जब इस तरह की ये चीज़ें करते हैं कि डेलिब्रेट एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव एसोसिएशन है, और अपने कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए हर तरह की चुनौती को कैलकुलेट करते हुए, उसके ऊपर विचार करते हुए एक पर्पसफुल कोऑपरेशन बिल्ड करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशन को जब बर्नार्ड देखते हैं तो क्लासिकल अप्रोच में नहीं देख रहे हैं। क्लासिकल अप्रोच किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देख रही है, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सबऑर्डिनेट सुपर ऑर्डिनेट रिलेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो इस तरह का स्ट्रक्चर देख रही है। यहाँ पर बर्नार्ड कहते हैं कि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखता हूँ तो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट पोजीशंस। हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो हमें पोजीशंस नज़र आती हैं, SHO साहब, SP साहब, DSP साहब, DG साहब, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पोजीशन नहीं, रादर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेट ऑफ फंक्शंस और इंटरेक्शंस। असल बात तो उसके फंक्शन की है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन कर रही है और वो कैसे इंटरेक्शन कर रही है विद इन एंड विदाउट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपस में जो डिफरेंट लोग कोऑपरेट कर रहे हैं वो कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, और फिर उसका जो क्लाइंट ग्रुप है उससे कैसे इंटरेक्शन की जा रही है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बर्नार्ड ने कही है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन फ्यू। सम, आई एम सेइंग SUM, ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सम कुछ वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूँ दैट टोटल सम इज ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो सारे लोग मिलकर एक टोटल सम, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ये हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से ज़्यादा वैल्यू रखेगी। बीजेपी में बहुत चलता है ये, महाराष्ट्र के अंदर अभी काफ़ी उथल पुथल चल रही है। अजीत पवार साहब एनसीपी छोड़कर ज्वाइन कर गए हैं, जो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस है, डिप्टी सीएम बना दिए गए। यहीं पर अगर आप कुछ महीने पहले चले जाएं, जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटा था और महाराष्ट्र के ही बीजेपी के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब को कहा गया आप डिप्टी सीएम बन जाइए। भाई अगर ईगो वाली बात होती तो कह देते कि मैं तो सीएम रह चुका हूँ, मैं डिप्टी सीएम क्यों बनूं, और वो भी अनजान से आदमी एकनाथ शिंदे साहब के अंडर। लेकिन अगर आपको उनका बयान याद हो तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, जो संगठन कहेगा हम फॉलो करेंगे। अगर वो कहेंगे डिप्टी सीएम तो डिप्टी सीएम, अगर ये भी नहीं बनाएंगे तो ये भी नहीं बनेंगे, लेकिन रहेंगे संगठन। संगठन मतलब बीजेपी। नाउ वी कम टू बीजेपी एज अ ऑर्गेनाइजेशन। कॉपरेशन बेसिस पे सब लोग शामिल हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं बर्नार्ड साहब की, दैट टोटल सम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस साहब का एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक बैठता है कि अगर आप कहेंगे टोटल सम मुझे कहेगा डिप्टी सीएम तो मैं बनूंगा, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है, हम जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं ये सर्वोपरि नहीं है। सो याद रखें, कोऑपरेटिव बेसिस के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन any part of it. Then we come to this thing that an organization has three major ingredients.
अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई पिक्चर के अंदर आती है, सो इट कम्स विद लाइक क्या इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होंगे। 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। एक, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, देयर विल बी अ कॉमन पर्पस, देन विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, देन थर्ड कम्युनिकेशन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट एक कॉमन पर्पस होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे। जैसे चेतन भारत लर्निंग, तो यहाँ पर एक कॉमन पर्पस है कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, प्रैक्टिसेस कराई जाएं और कटिंग एज लेवल पर हम सिविल सर्वेंट तैयार कर सकें, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट बेहतर से बेहतर बना सकें। इसके आगे फिर क्या होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट। तो चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो वीडियो एडिटर्स हैं, सबकी आपको चाहिए विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, वो होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर तीसरा बर्नार्ड कहते हैं कम्युनिकेशन। आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो पार्ट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपस में कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं, किस बात को हम मेन मानेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो जो 3 मेजर इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर फोकस करना है, या फिर आसान शब्दों में कहें तो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बर्नार्ड की नज़र में क्या है, दैट एक कॉमन पर्पस क्या है, उस कॉमन पर्पस के लिए सबकी विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट एंड फर्दर हाउ दे कम्युनिकेट in between to achieve that ultimate goal of the organization. Now we come to one of the most important theory of Bernard. देखिए 2 चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर जाने जाते हैं और हमें याद भी रखना होगा। एक है कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम और दूसरा जोन ऑफ इंडिफरेंस, जो आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर। देखिए सीधी बात है, हमने अभी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं, कॉमन पर्पस, और इस पर्पस को अचीव करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी विलिंगनेस। अब बर्नार्ड साहब ये कहते हैं और एस्टैब्लिश ट्रूथ भी है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी फुलेस्ट सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो फिर उनको उनके जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनसे कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर है वो फुलेस्ट कैपेसिटी में चाहिए। मतलब अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे फुलेस्ट लेवल पर उनको कंट्रीब्यूशन चाहिए, तब ज़्यादा उम्मीद आप कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। पुलिस फोर्स की बात कर लें, बहुत सारी अनसक्सेस स्टोरी हैं, लेकिन अगर पुलिस फोर्स के सभी मेंबर डाउन फ्रॉम द राइट यू से कॉन्स्टेबलरी अप टू द डीजीपी, अगर सभी लोग फुलेस्ट कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट करने लग जाएं, तब हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख के देख लें। नाउ वी कम टू दिस थिंग कि क्या ऐसा फैक्टर है जिससे आप ये जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है अपने ह्यूमन रिसोर्स का, इसको बढ़ा सकते हैं, फुलेस्ट कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर से। उसका फॉर्मूला देते हैं जनाब कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, कि जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है व्यक्ति, अपने प्रयास डाल रहा है, वो चाहे लेबर है चाहे इंटेलेक्चुअल वर्क है, उसके बदले में जो उसको इंसेंटिव मिल रहा है, इंड्यूसमेंट मिल रहा है, उससे उसे सेटिस्फैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सो रिमेंबर द इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन इज बार्टर विद द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर सिर्फ आप पैसा मत सोचिएगा, सैलरी मत सोचिएगा, आगे हम देख लेंगे किस इंड्यूसमेंट की बात हो रही है। हम बात ये करते हैं कि कोई भी वर्कर अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको जो इंसेंटिव मिल रहा है, इंड्यूसमेंट मिल रहा है, क्या उससे वो सेटिस्फाई हो रहा है? 3 सिचुएशन हो सकती हैं। मान लीजिए किसी भी वर्कर का या किसी एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन है, तो या तो वो होगा लेस देन सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही, उससे कम उसको वापस मिल रहा है, तो यहां तो सीधी बात है वो डिससैटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं रहा, बल्कि फ्रस्ट्रेट है, वो मजबूरी में काम कर रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर है जिसको आमतौर पर हम सही मानते हैं, बर्नार्ड साहब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है और इसको जो इंड्यूसमेंट मिल रहा है वो इक्वल टू है, जितना भी वो इनपुट दे रहा है उसके बदले में बराबर का अगर उसको वापस इंड्यूसमेंट या बेनिफिट मिल रहा है, हम इसको अच्छा मानते हैं। लेकिन बर्नार्ड साहब कहते हैं ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर नेट सेटिस्फैक्शन नहीं है। ओके, जितना वो इनपुट डाल रहा है उतना ही उसको रिटर्न आ रहा है, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया ना। कुछ नेट सेटिस्फैक्शन, कुछ नेट पॉजिटिव इंक्रीमेंट आपका वर्कर साथ लेकर नहीं जा रहा है, तो फिर वो कैसे मोटिवेट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलेस्ट
लेवल पर कंट्रीब्यूट करने के लिए। फिर वो तो ढुलमुल रवैया होगा ना कि यार ठीक है, जितना ये देते हैं उसके बदले में मैं उतना कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, बाकी बात ख़त्म। यहाँ पर कहते हैं अब बर्नार्ड साहब कि फुलेस्ट कंट्रीब्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूशन के बदले में, अपने कंट्रीब्यूशन के बदले में उसे जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो नेट पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, आप नेट पॉजिटिविटी की बात करें, बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा, आपका एम्प्लॉय या आपका वर्कर वो नेट पॉजिटिव वैल्यू साथ लेके जा रहा है, वो मुनाफे में जा रहा है, तो अब वो मोटिवेटेड रहेगा आपको अपने फुलेस्ट लेवल पर कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो याद रखें एक इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड जहां हम गलती करते हैं आंसर राइटिंग के वक्त, कि जो भी बेनिफिट है वो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नहीं, अगर इक्वल टू हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज है, तब वर्कर को कुछ नेट सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, ये कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन कब होगा, वर्कर आपका सेटिस्फाई कब होगा, जब उसके कंट्रीब्यूशन के बदले में आप उसको पॉजिटिव इंक्रीमेंट दे रहे हैं, या फिर नेट वैल्यू जो है वो उसके कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है, वो महसूस करता है जितना कंट्रीब्यूशन किया उससे ज़्यादा उसको मिल रहा है, तब आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। अब बात आती है कि जब हम इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और नेट सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू उसके हाथ में होनी चाहिए, तो क्या सिर्फ सैलरी है कि उसके इनपुट से ज़्यादा आप सैलरी दे दें तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? नहीं। जैसे क्लासिकल थिंकर सोचते थे दैट मैन इज ए मोनोमोटिवेशनल, मोनोमोटिवेशनल मतलब कि ये सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, ऐसा बर्नार्ड नहीं सोचते हैं, तभी तो इनको क्लासिकल थिंकर में काउंट नहीं कर रहे हैं। नाउ इट कम्स टू कि जो इंड्यूसमेंट हैं या जिस इंसेंटिव की हम बात कर रहे थे, ये दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती हैं जनरल इंसेंटिव्स और दूसरी हो सकती है स्पेसिफिक इंसेंटिव या स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट। जनरल जो सभी के लिए कमोबेश काम करती हैं, सभी के ऊपर इनका असर पड़ता है, और फिर कुछ ऐसी वैल्यूज जो डिफरेंट व्यक्ति के लिए डिफरेंट वैल्यू होल्ड करती हैं, उनकी प्रायोरिटी में अलग अलग फैक्टर अलग वैल्यू होल्ड करेंगे। नाउ इट कम्स टू एसोसिएटिव अट्रैक्टिवनेस, कि बड़ी कंपनी है तो उससे जुड़ना सभी लोग पसंद करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस कंपनी उससे जुड़ना पसंद करेंगे। एसोसिएटिव अट्रैक्टिवनेस, पीयर ग्रुप्स वाली बात आप वो कर लें। देन वर्किंग कंडीशन, अडेप्टेबिलिटी, जहां पर वर्क कंडीशन चल रही है, अच्छी वर्क कंडीशन है, सभी काम करना चाहेंगे। तीसरा अपॉर्चुनिटी, करियर ग्राफिंग, कि ठीक है फलां कंपनी में जाइए, फलां फोर्स के अंदर जाइए तो करियर प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा है। आईएएस, तो आईएएस के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सिविल सर्विस क्यों है? वो इसीलिए है कि करियर प्रोग्रेशन शानदार है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं वो बाकी सर्विसेज में इतनी बेहतर नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी की बात है, करियर प्रोफाइलिंग की बात है। और कम्युनिकेशन, हाउ कैन यू कम्युनिकेट, हाउ कैन यू ईजिली कम्युनिकेट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे भी आपको एक जनरल इंसेंटिव है कि ठीक है यार माहौल खुला है, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आजकल चलता है ना, टॉक्सिक माहौल नहीं है कि कोई किसी से बात ही नहीं कर पाता। क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करना आजकल लोग प्रेफर नहीं करते हैं, जितना ओपन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें काम करना पसंद करते हैं। देन वी कम टू द स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट, जैसे मटीरियल इंड्यूसमेंट, ये है अबाउट सैलरी। जैसे हम बात कर रहे थे ना, मोनोमोटिवेशनल नहीं, बहुत सारे इंड्यूसमेंट में से एक है मनी फैक्टर। ऑल्दो मनी इज ऑलवेज अ ग्रेट मोटिवेटर, ये क्लासिकल से लेके बिहेवियरलिस्टिक सब मानते हैं, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है। और इस मनी की या सैलरी की या इंक्रीमेंट की वैल्यू भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग तरीके से हो सकती है। किसी को मनी की ज़्यादा चाह हो सकती है, कुछ व्यक्ति या कुछ एम्प्लॉय मनी के मुकाबले कुछ ज़्यादा फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। वो और कौन से फैक्टर हो सकते हैं? वो हो सकता है पर्सनल नॉन मटीरियल अपॉर्चुनिटीज़, कि भाई ठीक है कोई व्यक्ति एम्प्लॉय ये कहता है कि यार मुझे सैलरी का इतना नहीं है, लेकिन मुझे जो वर्क प्रोफाइल मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। या कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो हमेशा से चैलेंजिंग जॉब पसंद है। भाई ऐसा करो, मुझे डेस्क जॉब पसंद नहीं है, चाहे डेस्क जॉब में ज़्यादा सैलरी है, मैं डेस्क जॉब ना करके मैं तो फील्ड जॉब करना चाहता हूँ, कि मुझे ये जो नॉन मटीरियल अपॉर्चुनिटी है, मनी वाली बात नहीं है, जो फील्ड पर जाकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये चैलेंजेस पसंद है। तो फिर डिफरेंट व्यक्ति में डिफरेंट तरीके से काम करेगी। देन वी कम टू डिजायरेबल फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क, तो कुछ कंफर्ट फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क में काम करना चाहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं फिजिकल कंडीशनिंग चाहे टफ हो, हम उसमें भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग बाकायदा कहेंगे ठीक है यार हम तो गांव में जाके सर्व करना चाहेंगे,
बहुत सारे फील्ड के अंदर हालांकि ज़्यादा लोग तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन है ऐसा कि नहीं सर हमें रूरल एरिया के अंदर पोस्टिंग दे दी, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं जाकर। इसी के साथ साथ आइडियल बेनिफिक्शंस मीन्स मे बी सेंस ऑफ वर्केबिलिटी या फिर सेंस ऑफ अचीवमेंट समथिंग, लाइक कहते हैं ना कि जॉब सेटिस्फैक्शन, कि यार इस काम में जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। या आइडियल बेनिफिक्शन ये हो सकता है कोई व्यक्ति कहता है कि यार ठीक है जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन इससे पैसा जो आ रहा है मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा पा रहा हूँ। तो जो आइडियल बेनिफिक्शंस हैं ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, तो याद रखें। बर्नार्ड कहते हैं कि ह्यूमन मोनोमोटिवेशनल ही है, सिर्फ पैसे से मोटिवेट होकर काम नहीं करता है, और जो कंट्रीब्यूशन और सेटिस्फैक्शन का इक्विलिब्रियम लेवल है ये आप सिर्फ पैसे से मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आपको अदर इंडस्ट्रीमेंट से भी मेंटेन करना होगा। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रादर दिस इज वेरी क्लोज टू द आइडियाज ऑफ इल्टन मेयो। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि उसके कैरेक्टर हम पहले ही बात कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, दैट इज कॉमन पर्पस, विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट एंड कम्युनिकेशन। अब ये तीनों चीजें जब डेफिनेट टर्म में, डेफिनेट शेप और डेफिनेट स्ट्रक्चर में आती हैं तो इसको कहा जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फर्दर क्या होंगी? informal organization. Now what is informal organization? Is an aggregate of personal contacts, interaction and associated groupings of people. Now it is indefinite, shapeless and structureless. जैसे हमने मेयो के साथ भी बात की थी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो फॉर्मल वो है जो आपका ऑफिशियल रिलेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सुपर ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट का रिलेशन, कलीग का रिलेशन, डिफरेंट ब्रांचेस का आपस में रिलेशन, लेकिन इसी बीच में होती हैं फ्रेंडशिप्स, दोस्तियाँ, पर्सनल कांटेक्ट। हो सकता है आपके रिश्तेदार भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, आपके पड़ोसी काम कर रहे हों, तो एक कलीग है, एक तो आपका उससे फॉर्मल रिलेशन है एज ए कलीग, लेकिन अगर वो आपका पड़ोसी है, वो काफ़ी सालों से आप उसके साथ किसी भी तरह के पड़ोसी वाले संबंध आपके हैं, आपके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप पेरेंट टीचर मीटिंग में मिलते हैं, तो ये एक इनफॉर्मल रिलेशन को जन्म देता है एज ए पड़ोसी, एज ए दोस्त, एज ए नेबरहुड। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ही बनती है, लेकिन ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीयर ग्रुप्स हैं, जो दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं, ये शेपलेस हैं, इनका कोई डेफिनेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव हायरार्कीज, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव एनी हायरार्की। तो दोस्त, ग्रुपिंग्स, ये सारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे ही होंगे। इसी चीज को मेयो साहब ने कहा था और इसी को आइटरेट कर रहे हैं बर्नार्ड साहब। नाउ इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और मैनेजर्स को क्या करना चाहिए कि कैसे वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पोटेंशियल को यूज करें फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ही जस्ट प्लेनली गिव द प्रपोजिशन और डिस्पोजिशन दैट formal aspect of organization emerge out of informal aspects of organization and formal give rise to informal one। तो एक तो एग चिकन का रिलेशन है। फॉर्मल एस्पेक्ट में ही जब आप इकट्ठे होते हैं, हायरार्की के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं, तभी तो आपको मौका मिलेगा दोस्तियां करने का, तो आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस विल decide the future of your formal organization. Rather, Bernard goes on to saying that it depends purely on the informal aspect whether it will impair or improve the productivity of formal organization. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग इकट्ठे हुए, आपस में दोस्तियां हो गई, आपस में ग्रुपिंग्स हो गए, अब बर्नार्ड साहब कहते हैं कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड कि इनके ग्रुप बिहेवियर से या तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जाएगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन अनसक्सेसफुल की तरफ जाएगी। दिस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्रेंथन और इम्पेयर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। नाउ वी कम, मेजर पॉइंट्स क्या हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या हैं, क्यों होनी चाहिए। पहले स्मूदन द कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फॉर्मल रिलेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो आपको फॉर्मेलिटीज़ के साथ करना होता है। आप देखेंगे ना कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर अपने कलीग को भी मेल के थ्रू कम्युनिकेट करता है तो मेल पूरे एक फॉर्मल सेटअप में लिखी जाती है, डियर सर, वांट टू से दैट, थैंक्स, रिगार्ड्स एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो इतना फॉर्मेलिटीज़ के साथ नहीं होता, वो फ्री और फ्रैंक होता है और कई बार ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। देन इट प्रोटेक्ट्स पर्सनल इंटीग्रिटी एंड ऑल्सो द कॉमन फियर्स। ये जो
पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो दोस्ती हैं, एक तो वॉल्व की तरह काम करते हैं कि जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नेगेटिव वाइब्रीज हैं, कुछ नेगेटिव रेवरीज हैं, तो उनको क्या करेंगे, वेंट आउट कर लेंगे, आपस में बोल बाल के दिल हल्का कर लेते हैं। कुछ कॉमन फियर्स होते हैं कि भाई कहीं कंपनी का हायर एंड फायर रूल ऐसा तो नहीं है कि ले ऑफ हुआ है, मान लीजिए अभी पीछे चला था ना कि बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ कर दिए, एक एक वीडियो कॉल मीटिंग पर सैकड़ों एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया जाता है या फिर रिट्रेंच कर दिया जाता है, तो कॉमन फियर्स हो जाते हैं, वो वेंट आउट हो जाएंगे, कहीं हमारे ऊपर भी तो ऐसा कोई संकट नहीं आने वाला है। तो कॉमन फियर से काउंटर करने के लिए और पर्सनल इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का आपका डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ट होता है, एक तरह की शील्ड क्रिएट होती है। एंड देन स्टेबलाइज द जोन ऑफ इंडिफरेंस। अब जोन ऑफ इंडिफरेंस जैसे हमने बात की है, अनदर इंपॉर्टेंट इनकी थियरी है, वो आगे देखेंगे। अब कुल मिलाकर इतनी सारी इंपॉर्टेंस है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर बर्नार्ड कहते हैं कि मैनेजर्स के ऊपर एक जिम्मेवारी ये है कि वो ये इंश्योर करें, एक तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हों और इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ये मैनेजर्स की जिम्मेवारी है। मैनेजर को ये नहीं करना है कि दोस्तियां खत्म करवा दो, लड़ाइयाँ करवा दो, ग्रुप तोड़वा दो, जो करते रहते हैं मैनेजर कि तुम्हारी ये चुगली कर दी, तुम्हारी वो चुगली। नहीं, आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉस्पर होने दीजिए और इनके पोटेंशियल को यूटिलाइज कीजिए, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जा सके। नाउ वी कम टू थियरी ऑफ अथॉरिटी, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बाय बर्नार्ड। क्योंकि सारी ट्रेडिशनल अप्रोच अथॉरिटी की और जो आम तौर पर हम आज तक समझते हैं कि अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम सुपर ऑर्डिनेट टूवर्ड्स द सबऑर्डिनेट, ट्रिकल डाउन अप्रोच ना, कि अथॉरिटी तो हमेशा ऊपर वाले अधिकारी के पास होती है और नीचे वाले को बस फॉलो करना होता है। ये चाहे हम ब्यूरोक्रेसी में देख लें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, या फिर हम अपने समाज में देख लें कि घर के बड़ों के पास अथॉरिटी होती है और नीचे वालों को तो सिर्फ हुक्म की पालना करनी है। इस सारी तकरीर को उल्टा कर देंगे, इस सारे कंसेप्ट को ही खारिज कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, अथॉरिटी डजंट लाई विद द पोजीशन। हम अब तक ये तो समझ गए, अथॉरिटी किसके पास होती है, पोजीशन के पास होती है, कि एसपी साहब की पोजीशन है तो उनके पास अथॉरिटी है। बट ही सेज नो सर, अथॉरिटी इन रियल सेंस लाइज इन द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर। किस तरह का ऑर्डर आप पास कर रहे हैं, तब ये इंश्योर किया जाएगा कि वो ऑर्डर कैरी आउट होगा या नहीं होगा। देखिए, अथॉरिटी का एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है ना कि आप अथॉरिटी जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपना डिजायर्ड रिजल्ट ले पा रहे हैं किसी और व्यक्ति से, आपके ऑर्डर को कैरी आउट किया जा रहा है। साहब, अगर आपके ऑर्डर को कैरी आउट नहीं किया जा रहा है तो फिर अथॉरिटी तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, आप अथॉरिटी इंजॉय कर ही नहीं रहे हैं। नाउ इट कम टू अथॉरिटी, हाँ, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के अंदर होती है लेकिन पोजिशनल नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बहती है। और फाइनल वी कम टू द कंक्लूजन दैट ही प्रपोज्ड द एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी लाइज विद द पर्सन हु एक्सेप्ट, बल्कि जो अथॉरिटी इंजॉय कर रहा है उसकी अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ऑर्डर। अगर वो नीचे वाला व्यक्ति ऑर्डर को एक्सेप्ट ही ना करे तो अथॉरिटी साथ के साथ कोलैप्स हो जाएगी। देखिए, एसएसपी साहब का एग्जांपल हम ले रहे थे, अगर एसएसपी साहब के ऑर्डर को उनका कोई सबऑर्डिनेट कैरी आउट ना ही करे तो अथॉरिटी तो फिर वो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने अथॉरिटी, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जरा सोसाइटी से समझते हैं इस चीज़ को। आपको लग रहा होगा एसएसपी किसकी मजाल, ना वो एक्सरसाइज करे सस्पेंड हो जाएगा एंड ऑल दैट थिंग। वो सस्पेंड बात की बात है, एक बार तो अथॉरिटी कोलैप्स हो गई ना, क्योंकि आपके ऑर्डर्स ने नहीं माने हैं। जरा आए सोसाइटी की तरफ, तो हम देखते हैं सोशल रिलेशंस के अंदर खासकर क्या होता है कि जब तक बड़ों की बात मान रहे हैं छोटे, तब तक वो अथॉरिटी है। या सीधा कहूँ तो कई बार हम ये सुनते हैं ना कि जी बच्चा हाथ से निकल गया, अब तो ये बड़ों की बात मानता नहीं है। जब तक वो बड़ों की बात मान रहा था तब तक बड़ों की अथॉरिटी कायम थी। जिस दिन से उसने बड़ों की बात माननी बंद कर दी, उस दिन बड़ों की अथॉरिटी कोलैप्स हो गई और बड़ों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले सर ये तो हमारे कहे में चलता नहीं है, हमारे कहे से बाहर है। क्या हो गया है, एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी। समझें कि जो आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे उन्होंने अब ये एक्सेप्टेंस बंद कर दिया है, तो आपकी अथॉरिटी कोलैप्स हो चुकी है। आए जरा गांधी जी की तरफ। तो गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है? देयर वॉज अ रूलिंग क्लास, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देयर वॉज द रूल्ड क्लास, द मासेस। गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं ये यूटिलाइज नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि ठीक है रूलिंग क्लास तुम ही हो, लेकिन हम तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, अब हम तुमसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम तो साहब आपकी अथॉरिटी को
जो है कोलैप्स करते हैं क्योंकि हम आपकी अथॉरिटी मानना बंद कर देते हैं। तो अंग्रेजी सरकार को घुटनों पर लाने के लिए भी गांधी जी के जो टूल्स थे वो भी आपको किस तरफ लेके जाएंगे, अथॉरिटी लाइज इन द एक्सेप्टेंस व्यू। तो लोगों से अपील करते थे ना कि आप इनकी बातें मानना ही छोड़ दो, टैक्स भरना ही छोड़ दो, क्या कर लेंगे। इकोनॉमी में आप लाफर्स कर्व पढ़ते हैं। लाफर्स कर्व एक हद तक तो लोग टैक्स देंगे, उसके बाद टैक्स देना बंद कर देंगे, अथॉरिटी कोलैप्स हो जाएगी। सो हियर विद मल्टीपल एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड द theory of Bernard that authority is acceptance view of authority। जो फॉलो कर रहा है वो आपकी अथॉरिटी को मेंटेन कर रहा है, आपकी खुद की पोजिशनल अथॉरिटी नहीं है। नाउ वी कम टू फर्दर कि 4 कंडीशंस साइमल्टेनियसली होनी चाहिए कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाए इसके लिए 4 कंडीशन मस्ट हैं, प्लेन सी हैं। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर, आपके ऑर्डर कैरी आउट होंगे, इसकी 4 शर्तें क्या हैं। सबसे पहले आपके ऑर्डर क्लियर टर्म्स के अंदर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, इंटेलिजिबल होने चाहिए। दूसरा, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस है उसके कंसिस्टेंट होने चाहिए। भाई जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है उसी के लिए तो आप ऑर्डर पास करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस नहीं है उसके लिए ऑर्डर नहीं पास करेंगे। तीसरा, ऑर्डर मस्ट बी कंपैटिबल विद द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यक्ति काम कर रहा है तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से भी गवर्न है और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से भी गवर्न है। जबकि आपके ऑर्डर उन दोनों इंटरेस्ट की पूर्ति करेंगे तो आपके ऑर्डर को कैरी आउट आपका सबऑर्डिनेट करेगा, तो आपकी अथॉरिटी बनी रहेगी। एंड फोर्थ वन, दैट यू कैन नॉट आस्क टू परफॉर्म व्हाट इज इम्पॉसिबल। मतलब ये कि जो भी व्यक्ति से आप अपने ऑर्डर कैरी आउट करा रहे हैं उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी तो हो आपके ऑर्डर को कैरी आउट करने की। अगर उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आपके ऑर्डर को वो कैरी आउट या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो 4 कंडीशंस क्या, पहली, आपका ऑर्डर जब भी आप ऑर्डर पास करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियर टर्म्स में हो, इंटेलिजिबल ऑर्डर्स होने चाहिए, कंफ्यूज ऑर्डर नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को पूरा करते हो, इंडिविजुअल पर्पस को पूरा करते हो उस व्यक्ति की, और साथ ही जो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी है जिसने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है उससे भी मेल खाते हो, तो आपके ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए जाएंगे। और अगर इन चारों पैरामीटर से कोई भी पैरामीटर 19-21 है तो फिर ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने पर क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। नाउ इसी क्वेश्चन मार्क को आगे समझते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 2-3 चीजें अब तक हम कर चुके हैं। एक तो अथॉरिटी कंसेप्ट जो ट्रेडिशनल से बिल्कुल अलग है, और इसके अलावा जो अब हम करने जा रहे हैं वो है जोन ऑफ इंडिफरेंस। नाउ दिस इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट बाय बर्नार्ड, और इसको आप अथॉरिटी से और जो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं दोनों चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएंगे, और दूसरा आपकी अथॉरिटी कब तक सर्वाइव करेगी, ये जोन ऑफ इंडिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ना जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या है, बेसिकली जोन ऑफ इंडिफरेंस अगर आप एटिमोलॉजिकल समझें, जहां पर बॉस और एम्प्लॉय जो उसके सबऑर्डिनेट है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक बात पर पूरी तरह सहमत हैं। तो जो ऑर्डर होते हैं, जितने भी ऑर्डर दिए जाते हैं उसके 3 कैटेगराइजेशन करते हैं बर्नार्ड साहब। एक है जोन ऑफ इंडिफरेंस, और इसके अलावा एक है जोन ऑफ डिनायल जो इससे पूरी तरह उलट है, और फिर एक आता है बीच का बफर जोन जो कि ऑन द ब्रिंक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप ऑर्डर कैरी आउट करते हैं तो कुछ ऑर्डर्स का कैरेक्टर ऐसा होता है जो अनक्वेश्चनेबली एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ऐसे ऑर्डर्स जिस पर बॉस और उसका एम्प्लॉय पूरी तरह सहमत है, कोई डिफरेंस नहीं, ये आते हैं जोन ऑफ इनडिफरेंस के अंदर। तो कुछ ऑर्डर्स इस कैटेगरी के हैं, जो ऑर्डर्स इस कैटेगरी में पास किए जाएंगे वो एग्जीक्यूट भी होंगे और यहाँ पर अथॉरिटी भी बनी रहेगी। लेकिन कुछ होते हैं जोन ऑफ डिनायल के अंदर, कुछ ऑर्डर्स तो ऐसे होंगे जो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे बाय द सबऑर्डिनेट, और फिर कुछ ऑर्डर्स होते हैं विच आर जस्ट एक्सेप्टेबल और विच आर जस्ट डिनाइड। कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो समझे कि एक थाना है, थाने के अंदर अगर एसएचओ साहब आईओ को कहते हैं कि किसी अक्यूज जिसके खिलाफ सबूत भी हैं आप उसको अरेस्ट करके लेके आइए, तो ये तो जोन ऑफ इंडिफरेंस के ऊपर है ना, तो हाँ वो अक्यूज को अरेस्ट करके लेके आएंगे। यहाँ पर
एग्जीक्यूट भी होंगे ऑर्डर और अथॉरिटी भी नहीं रहेगी। लेकिन कल को ऐसा कहने लग जाएं एसएचओ साहब किसी मौके पर कि धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट तक तो ठीक है, लेकिन अब एसएचओ साहब कहेंगे आउटराइटली शूट कर दीजिए सबको, तो कोई भी अगर एक एथिकल पर्सन है उसको पता है कि ये एथिकली, लीगली, मॉरली सही नहीं है, तो फिर ये आउटराइटली जोन ऑफ डिनायल के अंदर जाएगा। या एसएचओ साहब, चलिए लाइटर एग्जांपल, कल को किसी आईओ को कहें, सब इंस्पेक्टर को कहें कि सुनो तुम ये पहले तो 6 से 8 अपनी ड्यूटी दिया करो, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, क्योंकि 24/7 है, और 8 बजे के बाद मेरे घर पे आया करो, झाड़ू पोछा भी करा करो। तो ये झाड़ू पोछे वाली बात तो जोन ऑफ डिनायल में चली जाएगी। चाहे वो आप अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में ऑर्डर ही पास कर रहे हैं, लेकिन उस ऑर्डर को पास करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है, आपकी ओवरऑल कमांड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आई वांट टू से कि बर्नार्ड साहब ये कहते हैं कि जोन ऑफ डिनायल ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे कैरेक्टराइज्ड ऑर्डर जो आउटराइटली डिनाई कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे जो जोन ऑफ इंडिफरेंस में है, उनको आउटराइटली एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और कुछ होते हैं ब्रिंक के ऊपर, जिनमें पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि वो आउटराइटली रिजेक्ट भी हो सकते हैं, वो आउटराइटली एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो बर्नार्ड साहब कहते हैं वो ये कहते हैं कि मैनेजरियल फंक्शन वो ये है, या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये है कि जोन ऑफ इंडिफरेंस को बढ़ाया जाए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूटिलाइजेशन हो, कम्युनिकेशन का यूटिलाइजेशन हो, वो इस तरीके से किया जाए कि जोन ऑफ इंडिफरेंस को एक्सपैंड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा असहमतियाँ ख़त्म की जाएं और इंडिफरेंस बढ़ाया जाए, जिससे कि आप इजीली अपनी अथॉरिटी भी एक्सरसाइज करें और जो ऑर्डर्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट किया जा सके। और बर्नार्ड कहते हैं ये जो जोन ऑफ इंडिफरेंस है ये एक्सपैंड कैसे होगा? ऑन द कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम। अगर आपका वर्कर सेटिस्फाइड है और जो भी कंट्रीब्यूट वो कर रहा है उसके बदले में उसको नेट सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो फिर जो इंड्यूसमेंट हैं आप उनको बढ़ाकर इस जोन ऑफ इंडिफरेंस को बढ़ा सकते हैं। तभी आप देखेंगे, इसको आप अगर लग रहा हो कि यार ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना करने में सिर्फ डिनायल नहीं होता है, ऑर्डर्स को ढंग से एग्जीक्यूट ना भी करना ये भी अपने आप में एक डिनायल है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नोट बैंकों में बदले जा रहे, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर कितने करप्शन को रिपोर्ट किया गया है, तो ये भी अपने आप में क्या है? ऑर्डर का डिनायल है कि हम इसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑर्डर्स को सही तरीके से इन स्पिरिट एग्जीक्यूट ना करना, ये भी अपने आप में डिनायल की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो इन स्पिरिट ऑर्डर कब एग्जीक्यूट किए जाएंगे? जब जोन ऑफ इंडिफरेंस बढ़ाया जाए। देन वी मूव टू द थिंग फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे एक तो इन्होंने अथॉरिटी बताई दी है कि अथॉरिटी लाइज विद द एक्सेप्टेंस व्यू ऑफ अथॉरिटी दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि देखो नहीं यार, ये जो क्लासिकल का थियोरी है ना कि सुपर ऑर्डिनेट के पास होती है, बॉस के पास होती है अथॉरिटी, या फिर अथॉरिटी ऑफ लीडरशिप, ठीक है, रादर देन अथॉरिटी ऑफ पोजीशन, इसका भी एक फिक्शन बना के रखना चाहिए। पहली बात तो ये लीडरशिप की अथॉरिटी की बात करेंगे एमपी फॉलेट की तरह, लेकिन इसी के साथ कहेंगे सुपीरियर की अथॉरिटी ऑल्सो अपीयर्स टू बी नेसेसरी। सो पहली चीज जो अथॉरिटी है दैट लाइज विद द लीडरशिप, ये लीडरशिप के आगे क्वालिटीज बता देंगे। लेकिन साथ ही कहा कि ये जो भ्रम चला आ रहा है ना कि बॉस के पास अथॉरिटी होती है, इस भ्रम को भी चलने दीजिए। इसी को उन्होंने कहा फिक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो नेसेसरी, ताकि लोग किसी भी संस्था से जुड़े रहें, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते रहें, चाहे भ्रम में ही सही। देन थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट चीज। सो बर्नार्ड ने जो कोऑर्डिनेशन की बात की है कि कन्फ्लिक्ट ना हो, कोऑर्डिनेशन हो, सो इस सिस्टम को बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन से रिलेट किया है, मॉरल सेंस के अंदर लेके गए हैं कि कोऑर्डिनेशन कब बना रह सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जब एक सभी जो एम्प्लॉयज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें फ्रॉम विद इन टू डू द वर्क, और उनका कंट्रीब्यूशन की विलिंगनेस बहुत हाई हो, और दूसरा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, आपस में सभी लोग कम्युनिकेट कर सकें, तभी कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो पाएगा। सो पहले तो 2 पॉइंट क्लियर करें कि कोऑर्डिनेशन के लिए बर्नार्ड के अकॉर्डिंग क्या 2 मेन जरूरी इंग्रेडिएंट हैं। वो हैं, एक, सभी लोग रिस्पॉन्सिबल फील करें टू द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये सिर्फ बॉस की नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस काम को एग्जीक्यूट किया जाए। और दूसरा, सभी एम्प्लॉयज में, बॉस वगैरह के अंदर कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा तो फिर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। देन वी कम टू
रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमने बात की है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेडिशनल सेंस में नहीं, बल्कि इन्होंने व्यू ऑफ मोरालिटी, लाइक सब्जेक्टिव व्यू ऑफ मोरालिटी की बात की है और कहा है कि रिस्पॉन्सिबल कोई व्यक्ति सिर्फ उसकी लीगल कंपल्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि किसी भी व्यक्ति की खुद की मॉरल वैल्यूज क्या हैं, उसकी लीगल कंपल्शन क्या है, दिस इज वन फैक्टर, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, इवन रिलीजियस वैल्यूज क्या हैं, तब वो फील करता है किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो है जो आपने सिविल सर्विस कंडक्ट रूल के अंदर लिख दिया कि कोई भी सिविल सर्वेंट है वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील विद इन भी करता है। जैसे एक चीज़ मैं कहूँ, करप्शन है हमारे ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन अगर किसी का रिलीजियस बिलीफ, किसी भी व्यक्ति का रिलीजियस बिलीफ ये है कि किरत दी लुट सब तो बड़ी लुट है, मतलब अगर आप किसी की हक की कमाई खाते हैं तो ये सबसे बड़ी लूट है, अगर उसका रिलीजियस बिलीफ ये है और वो इसके अकॉर्डिंग कंडक्ट करता है, तो फिर वो करप्शन में हम उम्मीद करते हैं पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब वो लीगल कंपल्शन की वजह से नहीं रुक रहा है, वो आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के होने की वजह से करप्शन नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ की गाइडेंस में करप्शन से इनकार कर देता है। याद रखें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बहुत सारी चीज़ों का। आगे जब हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को और एक्सपेंड करेंगे। देन इट कम्स टू इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं वो आप मल्टीपल फैक्टर की वजह से फील करते हैं, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक हो सकता है पैरालिसिस ऑफ एक्शन, भाई क्योंकि उसकी टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, उसके रिलीजियस बिलीफ कुछ और कह रहे हैं, उसके रिलीजियस बिलीफ है अहिंसा, पूरी तरह से अहिंसा, लेकिन आप उसको ऐसे महकमे में रखे बैठे हैं जहां उसको हिंसा करनी पड़ रही है, तो शायद वो हिंसा का डिसीजन ही ना ले, पैरालिसिस ऑफ एक्शन हो सकता है। चलिए, फिर भी आपने उससे कंपल्सन में एक्शन करवा लिया, वो अहिंसा में बिलीव रखता था, आपने उससे लाठी चार्ज करवा लिया, किसानों के सिर फोड़वा दिए हैं, तो अब हो सकता है उसको गिल्ट फीलिंग हो, तो गिल्ट फीलिंग को राइज दे सकता है। अब उसकी विलिंगनेस जो टू कंट्रीब्यूट है उसके ऊपर असर पड़ेगा। फर्दर इनोवेटिव स्ट्रेटजी, हो सकता है वो कोई बीच का रास्ता निकाले, वो अपनी जो डिफरेंट उसकी आइडियोलॉजीज उसके साथ चल रही हैं और जो उसकी कंट्रीब्यूशन की नीड है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मेल करते हुए कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटजी निकाले जिससे दोनों मसले हल हो जाएं, उसकी जो अपनी बिलीफ्स हैं वो भी बने रहें और ऑर्गेनाइजेशनल नीड को भी वो हासिल कर सके। तो अलग अलग असर हो सकते हैं उसके कंट्रीब्यूशन लेवल के अंदर। देन वी कम टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन लाइनर थिंग अगर आप याद करें तो बर्नार्ड साहब ने कहा है कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। जैसे इन्होंने कहा है अथॉरिटी लाइज इन द कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर, आपके ऑर्डर का कैरेक्टर क्या है और वो ऑर्डर आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सो ही सेज कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी, हाउ यू कम्युनिकेट, and otherwise communication is simple exchange of information, of ideas, views and knowledge. Then we come कि एक बेहतर कम्युनिकेशन अगर एस्टैब्लिश करना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन हमारे पास अलग से एक टॉपिक भी है, तो और भी थिंकर के व्यू जानेंगे। बर्नार्ड साहब को समझ लेते हैं और बहुत सिंपल से आइडियाज़ हैं कि एक तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कोई भी ऑफिस है तो कम्युनिकेशन के चैनल आपको या सारे एम्प्लॉयज़ को क्लियरली पता होने चाहिए, डेफिनेटली नो होने चाहिए कि किस अथॉरिटी को क्या कम्युनिकेट करना है। शिकायत है तो कहाँ डालनी है, सैलरी रिलेटेड शिकायत है तो कहाँ करनी है, प्रमोशन रिलेटेड शिकायत है तो कहाँ करनी है, वो चाहे आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो या फिर अगर ऑर्डर लेने हैं तो किसके ऑर्डर लेने हैं किसके नहीं लेने, ये कम्युनिकेशन चैनल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देन इट कम्स टू that objective authority requires a definite formal channel of communication to every member of organization. ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का चैनल सिर्फ एक सोर्स हो, सिर्फ एक ऑफिसर हो जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हर ऑफिसर के लिए कम्युनिकेशन के डिफरेंट चैनल होने चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट कर पाएं। देन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा हायरार्किकल डिफरेंस नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, जितनी शॉर्ट हो, जितनी हायरार्किकल हर्डल्स कम होंगी उतना कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। देन वी कम टू कंप्लीट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूजुअली यूज्ड। जो भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आपने सेट कर दिया, जितने भी हायरार्किकल लेवल सेट कर दिए, किसी को बाईपास नहीं करना है, हर एक जो स्टेप है कम्युनिकेशन का उसको फॉलो करना है। मान लीजिए अगर ए से लेकर डी तक कोई फाइल जाननी है, उसमें बी सी डी पढ़ रहे हैं, तो ए सीधा डी को फाइल नहीं पढ़ा देगा, बी सी डी इन कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो करते हुए ही फाइल जाएगी। Then it come to competence of person serving as communication center, that is officer and supervisory heads must be adequate.
तो जितने भी सुपरवाइजरी हैं, जितने भी मैनेजर हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, मैनेजर्स ही तो होते हैं, सुपरवाइजर्स ही तो होते हैं जो वर्कर्स को बताते हैं कि उनको क्या काम करना है, कितने टाइम में किस क्वालिटी का काम करना है। तो एडिक्वेट नंबर में आपके पास मैनेजर्स और सुपरवाइजर होने चाहिए। देन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड नॉट बी इंटरप्टेड। जब भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन चल रहा हो, जो कम्युनिकेशन चैनल है ये टूटना नहीं चाहिए, इसमें कॉन्टिन्यूएंस होना चाहिए। मतलब आपने कम्युनिकेशन के लिए एक सुपरवाइजर बिठाया था, वो सुपरवाइजर ही नहीं आ रहा, आपने उसकी पोस्ट खत्म कर दी या उसकी जगह कोई नया व्यक्ति अपॉइंट नहीं किया है, इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। देन एवरी कम्युनिकेशन मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। कोई भी अनऑथेंटिकेटेड, अनसॉलिसिटेड या फिर अनअप्रूव्ड कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हर चीज ऑथेंटिकेटेड होने के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर लानी है। सो दीज आर द 7 की स्टेप्स और पिलर्स to establish a better communication system in any organization. Now we come to the executive functions by Bernard. सिर्फ 3 लाइन में हम कवर करेंगे इस चीज़ को, जो क्रक्स है सारा का सारा। और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होने चाहिए? सो पहला एक, टू एस्टैब्लिश साउंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी एग्जीक्यूटिव है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इंश्योर करे कि एक साउंड सिस्टम है, एक बेहतरीन सिस्टम है कम्युनिकेशन का। क्योंकि आपको याद है ना, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। यही सहायक अथॉरिटी बनाए रखने के लिए, बल्कि इसी को अथॉरिटी कह दिया गया, मूल कारक है अथॉरिटी का। तो एक ये आप करें। दूसरा, टू सिक्योर एसेंशियल सर्विस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जीक्यूटिव का ये फंक्शन है कि कंट्रीब्यूशन को बढ़ाए, जितने भी उसके एम्प्लॉय हैं उन सब से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा ले फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लेकिन ये एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल नहीं है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा लेना है तो याद रखें, बर्नार्ड ने जो सुझाया, कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, वो आपको मेंटेन करना होगा। एंड थर्ड थिंग, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी उसका पर्पस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और उस पर्पस के लिए उसको क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, क्या टारगेट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम अचीव करने हैं, ये डिसाइड करेगी एग्जीक्यूटिव। पर्पस को बहुत सेंट्रल मानते हैं बर्नार्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, रादर एग्जिस्टेंस के लिए भी। सक्सेस तो बात की बात है, एग्जिस्टेंस के लिए भी कॉमन पर्पस बार बार बात कर रहे थे ना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर विलिंगनेस टू कॉन्ट्रीब्यूट, तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नार्ड के लिए। वो कौन सेट करेगा? एग्जीक्यूटिव सेट करेगा। नाउ another and last thing, that is about the leadership. Bernard also observed to achieve the organizational success, the leadership is highly critical. और लीडर का जो डिफरेंट फंक्शंस आगे बताएंगे, उनमें से एक ये है कि to create an environment that will facilitate commitment of the members to the organization. लीडर एट्रोशियस नहीं होना चाहिए। लीडर को ये इंश्योर करना है कि ऐसा एनवायरनमेंट दे जहां पर जो भी एम्प्लॉय उसके साथ लगे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी कमिटमेंट पूरी तरह से हो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। और यहां पर ये भी याद रखें दैट अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, ही मस्ट बी अ रियलिस्ट बट ही मस्ट बी एन आइडियलिस्ट एंड एडमिक्सचर ऑफ। हम कई बार कहते हैं ना कि कोई आइडियलिस्ट बंदा, यार वो तो लीडरशिप के लिए तो आइडियल्स की ही सिर्फ बात करता रहता है, या कोई रियलिस्ट है वो आइडियल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करता है, मॉरल वैल्यूज़ की, एथिकल वैल्यूज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। इन दोनों एक्सट्रीम्स पे जाने से बचते हैं बर्नार्ड साहब, और कहते हैं एक लीडर सही मायने में लीडर तब होता है जब उसके पास रियलिस्टिक या फिर जो रियल सिनेरियोज हैं, रियल उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चुनौती आ रही हैं, उनसे भी वाकिफ़ है, उनके पॉसिबल रियल सोल्यूशन से वाकिफ है, लेकिन उसको आइडियलिज्म का भी पता है, मॉरल वैल्यूज का भी पता है। तब इस एक एडमिक्सचर को हम कहेंगे ही इज इन द पोजीशन ऑफ लीडरशिप। देन इट कम्स टू 5 एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। क्या क्या 5 एसेंशियल क्वालिटीज हैं अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड जो लीडर के पास होनी चाहिए? दैट इज वाइटैलिटी एंड एंड्योरेंस, देन डिसिसिवनेस, इनडिसिसिवनेस ना हो, निर्णय लेने की क्षमता होना और क्लियर टर्म्स में निर्णय लेना। ऐसा नहीं है कि वो डायलेमा में ही पड़ा रहता है, कि वो डबल माइंडेड ही रहता है हर वक्त कि यार डिसीजन लूं या ना लूं। सो एक डिसिसिवनेस होनी चाहिए, सोच विचार समझने के बाद वो डिसीजन ले सके। परसुएसिवनेस, एक लीडर अपनी टीम मेंबर्स को परसुएट कर सके, इंस्पायर कर सके हायर गोल्स के लिए भी। याद है ना कि उनके कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, तो परसुएट कर सके, कंपेल ना करे, परसू कर ले, मोटिवेट करके उनको रखे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द विद इन कॉन्सेप्ट, उसके मॉरल, उसके रिलीजियस, उसके एथिकल,
उसके ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो उसको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाता हो, जो भी जिम्मेवारी उसको दी गई है उसको कैरी आउट करने के लिए वो इनिशिएटिव ले सके, जिम्मेवारियों से भागने वाला व्यक्ति ना हो। और इसी के साथ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली डम नहीं होना चाहिए। ये 5 क्वालिटीज़ हैं बाय बर्नार्ड to be essential to any leader. Now, these are all the important theories of Bernard. Now we come to the critical appraisal. अब देखिए critical appraisal में पहली चीज़ तो जो हम बात करें अगर क्रिटिक की, तो प्रॉब्लम ये है कि ये आइडियाज़ दिए गए हैं, थियरीज दी गई हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं है। जैसे क्लासिकल थिंकर तो फिर भी जाकर किसी फैक्ट्री में बैठ जाते थे ना, तो वहाँ अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ करते थे। या एल्टन मायो साहब की बात करें तो उन्होंने तो हॉथॉर्न स्टडीज़ 21,000 से ज़्यादा तो भाई ने इंटरव्यू ले लिए थे अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ह्यूज एक्सपेरिमेंट्स रहे, वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, उसके अंदर वर्कर्स को बिठाया है, फीमेल ग्रुप अलग है, मेल ग्रुप से अलग बात की है, तब जाकर एक एम्पेरिकल स्टडी दे रहे हैं। ऐसी एम्पेरिकल एविडेंसेस वो आपको बर्नार्ड की स्टडी से नहीं मिलेंगे। सो जैसे नेथ एंड्रयू ने कहा है कि द वर्क ऑफ बर्नार्ड suffers from abstractness and paucity of examples. You do not have examples to prove. Again, Baker, the absence of practical example from experience is unfortunate. दुख की बात है कि यार वो सब सपोर्ट आपके साथ नहीं है। और इन्होंने कहा है कि पर्पज इज सेंट्रल टू द ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन पर्पज होना चाहिए, फिर विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, लेकिन इसको प्रॉपरली ये एग्जाम्पल्स के साथ या फिर अपनी एम्पिरिकल स्टडी के साथ अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। और जो क्रिटिकलिटी होती है पर्पस की या पर्पस को अचीव करने की, उस सब के बारे में डिटेल में बात नहीं कर पा रहे हैं। अब साथ ही कहते हैं कि लीडरशिप इज क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लीडरशिप के ऊपर बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कह दिया कि लीडरशिप क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी 5 आपने बता दी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। लीडरशिप के सामने जो चैलेंजेस आते हैं, जो डायलेमास आते हैं, उसके ऊपर कोई डिटेल बात नहीं की जा रही है। सो मेजर आर दीज प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही याद रखें, जब हम क्रिटिकल अप्रेजल और पॉजिटिविटी की बात करें तो एक जोन ऑफ इंडिफरेंस समझाना, वो बहुत हाई वैल्यू हमारे लिए एक थियरी है, जो खासकर आजकल की ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां परसुएशन के थ्रू काम लिया जा रहा है या जहां पर लोगों के हिडन टैलेंट, पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए, वहां पर हाईली बेनिफिशियल है जोन ऑफ इंडिफरेंस जैसी चीजें। या फिर एक और जो इन्होंने दिया है वो है आपका कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम। आज की ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत यूटिलाइज किया जा रहा है, और खासकर जैसे हम कॉपरेशन की बात करें उसमें कम्युनिकेशन की बात है, वो इनके बेहतरीन पॉइंट है जो आज भी यूटिलाइजेशन में लाए जाते हैं। और साथ ही ऑल्सो डिसमेंटल्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। जैसे इससे पहले क्लासिकल थिंकर्स मोनो मोटिवेशनल मानते हैं इंसान को कि सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, इसको पैसे बढ़ा दो, पीस रेट सिस्टम लागू कर दो तो फिर ये ज़्यादा काम करेगा। इन्होंने कहा नहीं सर, पैसा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स हैं, पीयर ग्रुप्स है, सेंस ऑफ वर्केबिलिटी है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, करियर प्रोग्रेशन है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। तो एक मोटिवेशनल थियरी भी इन्होंने दी है जो इकोनॉमिक मैन को रिजेक्ट करते हैं। साथ ही फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कंसेप्ट वो आज की ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, क्रिटिकल अप्रेजल, और इसी के साथ चेस्टर इरविन बर्नार्ड की जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थ्योरीज पढ़ते हैं, दैट इज बीइंग कंप्लीटेड। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।